नमस्कार, आदाब। आप सभी का स्वागत है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के पार्ट सेकंड के अंदर। उम्मीद करता हूं आप सभी ने पहला पार्ट देख लिया होगा और पहले पार्ट में हमने काफी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था, उन सभी को आप लोगों ने समझ लिया होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये लास्ट वीडियो रहने वाला है पहले चैप्टर का, जहां पर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कशन करूंगा। पहला, हम लोग आज की वीडियो में सीखने वाले हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को कैसे बनाया जाता है। दूसरा, हम लोग सीखेंगे अलग अलग टाइप ऑफ रिएक्शन को आप लोग पढ़ने वाले हो, जस्ट लाइक आपका कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और मैं आप सभी को बता देता हूं, आज की वीडियो से एक ना एक क्वेश्चन 100% कंफर्म आएगा, तो आप मेक श्योर करके इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बहुत बुनियादी बातें माय डियर फ्रेंड्स, इससे पहले हम लोगों ने काफी अहम मुद्दों पर चर्चा की है, काफी चीजों को समझने की कोशिश की है। लास्ट टाइम मैंने बताया था एक निमोनिक्स, जिसकी हेल्प से आप लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन को याद कर सकते हो, ठीक है, कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है। अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस किया जाता है। आप पिछले 5 से 6 साल के पीवाईक्यूज उठा के देख सकते हैं, हर एक पीवाईक्यूज में आपको कहीं ना कहीं कोई ना क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा जिसमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना पूछ रखा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में, ट्रिक के साथ, कि कैसे आप लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन को केवल देख करके बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें समझना पड़ेगा किसी भी रिएक्शन के दरमियान। उसको हम लोग बोलते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ मास। आप सभी को पता है, कंजर्वेशन का मतलब होता है उस चीज को ना तो आप लोग बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम क्या कहेंगे, मास नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इसको ट्रांसफर किया जा सकता है एक बॉडी से अनदर बॉडी में। क्लियर? तो यही आपका बेसिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास रहता है कि मास को ना तो आप लोग क्रिएट कर सकते हो ना ही आप लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हो। अब इस चीज का यहाँ पे क्या लेना देना है, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या लेना देना। देखिए, आपको क्या करना है, अब आप ना तो मास को क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसका मतलब जो है वो है, जैसा मास है वैसा रहेगा। अब जैसे यहाँ पे कोई भी रिएक्शन होती है तो A प्लस बी ने रिएक्ट किया और आपको क्या मिल गया, C प्लस डी मिल गया। तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था, जो आपको मिलता है उसको आप लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, और जो दो कंपोनेंट, तीन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट रिएक्ट करता है उसको क्या बोलते हो आप लोग, रिएक्टेंट बोलते हो। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे आपका मास ए का और मास बी का दोनों को कंबाइन कर देंगे, जो जो टोटल मास बनेगा वही मास आपके प्रोडक्ट का रहेगा। दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसका मतलब क्या है, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। दैट्स इट। इतना ही आपको याद रखना है कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल है, मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। इसका मतलब जितने भी रिएक्टेंट है उन सबका मास को सम कर दीजिए। मास ऑफ ए प्लस में मास ऑफ बी, ये किसके इक्वल आएगा, मास ऑफ सी प्लस में मास ऑफ डी। दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो स्पेसिफिकली मास के बारे में बात करता है कि रिएक्टेंट का जितना टोटल मास होगा उतना ही टोटल मास आपके प्रोडक्ट का होगा। इसी कॉन्सेप्ट को आप लोग ऐसे ध्यान रखिएगा, जब भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने की आप लोग कोशिश करें तो जितने नंबर ऑफ एटम आपके रिएक्टेंट के अंदर है उतने ही नंबर ऑफ एटम उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के आपके प्रोडक्ट के अंदर भी होने चाहिए। मतलब कोई एक एलिमेंट है, जैसे सोडियम में लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम कैरी करके चल रहा है वो राइट हैंड साइड में भी उतने ही एटम कैरी करके चलेगा। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो छोटा सा कॉन्सेप्ट था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको समझ में आ गया होगा। नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ द प्रोडक्ट। बहुत बेसिक सी बात थी। अब मैं समझा रहा हूं आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, जरूर जरूर ध्यान से समझिएगा। देखिए, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर क्या करना है, टेक्निक बहुत सिंपल है। एक सिंपल सी रिएक्शन मैं आप सभी के लिख रहा हूं, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, आपका जिंक है, सॉलिड स्टेट में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, H2SO4। जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है। अब होएगा क्या, यहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस में हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होएगी। अब ये तो आपको रिएक्शन दिख गई। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे सिंबॉलिक फॉर्म में, तो यहाँ पे देखिए आपका जिंक दिख रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड दिख रहा है। ये जिंक आपका H2 के साथ चला जाएगा, H2 बाहर आ जाएगा, H2 आ गया आपका बाहर,
आयन और यहाँ पे क्या बन गया आपका जिंक सल्फेट। तो ये आपका एक बेसिक सा केमिकल रिएक्शन है। इस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करना है इस चीज पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिएगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको पता है दो साइड होती है, एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड होती है रिएक्शन के दरमियान, एक आपकी राइट हैंड साइड होती है, तीसरे एलिमेंट्स होते हैं। तो तीन कॉलम आपको बना लेने हैं। पहला कॉलम माय डियर फ्रेंड्स एलिमेंट्स का रहेगा, दूसरा लेफ्ट हैंड साइड के लिए रहेगा, तीसरा आपका राइट हैंड साइड के लिए रहेगा। ये रफ वर्क है, इसको आप लोग कर लीजिएगा कि आपको क्या करना है। आपको बेसिकली एक टेबल बनाना है, उस टेबल में आपको क्या करना है, एक आपके कॉलम में एलिमेंट्स के नाम लिख देने हैं, दूसरे में लेफ्ट हैंड साइड में उसके एटम और तीसरे में राइट हैंड साइड में उसके एटम। क्लियर, सिंपल सी बात। अब यहाँ पे देखिए पहला एटम आपका है आपका जिंक का, पहला एलिमेंट जिंक है, दूसरा हाइड्रोजन है, फिर सल्फर है और फिर ऑक्सीजन है। तमाम एलिमेंट आप लोगों ने लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जिंक एक है और आपका राइट हैंड साइड में भी कितना है, एक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 है और राइट हैंड साइड में भी कितना है, 1 है। दैट्स इट। अब अगला आइटम क्या है आपका, हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और यहाँ पे भी कितना है, 2 है। तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 2 और 2। ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो गया। तीसरा आइटम आपका सल्फर, यहाँ पे भी एक है सल्फर, यहाँ पे भी एक है, तो यहाँ पे कितना लिख दिया, 1 और 1। क्लियर है। ऐसे ही आप लोग ऑक्सीजन की देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 और राइट हैंड साइड में भी 4। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन में जितने भी एलिमेंट है उन सभी के लेफ्ट हैंड साइड में जितने एटम है उतने ही एटम आपके राइट हैंड साइड में है। और अगर ऐसा होता है लेफ्ट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होते हैं राइट हैंड साइड के नंबर ऑफ एटम के, तो उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर। तो ये रिएक्शन ऑटोमेटिकली बैलेंस है, इसको आपको याद रखना है। अब कहीं पे जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी एग्जांपल, आपको जरूर ध्यान में देना है कि ये आपकी रिएक्शन है जहां पे आपका हाइड्रोजन H2Cl2 के साथ रिएक्ट करता है और आपको प्रोडक्ट क्या दे देता है, HCl दे देता है। क्लियर है। तो रिएक्टेंट क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। अभी अभी हमने बताया हमें एक छोटी सी टेबल बना लेनी है माय डियर फ्रेंड्स। टेबल के अंदर एलिमेंट्स के नाम लिख देने हैं, लेफ्ट हैंड साइड के एटम लिख देने हैं और राइट हैंड साइड के एटम लिख देने हैं। यानी कि ये आपकी RHS हो जाएगी, ये वाली आपकी LHS हो जाएगी और यहाँ पे आप लोग क्या लिख दोगे, एलिमेंट्स के नाम लिख दोगे। कितने एलिमेंट है, 2 ही एलिमेंट है। पहला आपका हाइड्रोजन रहने वाला है और दूसरा आपका क्लोरीन रहने वाला है। क्लियर। अब हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है और आपका राइट हैंड साइड में 1 है। क्लियर। अब क्या करना है, आपका क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में कितना है आपका, 1 है। अब आपको देखना है कि क्या ये रिएक्शन आपकी बैलेंस्ड है या नहीं। साफ साफ दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम है और आपका राइट हैंड साइड में 1 है, तो डेफिनेटली ये आपकी बैलेंस्ड नहीं है, ये रिएक्शन आपकी अनबैलेंस है। अब बैलेंस कैसे करना है, देखिए सबसे पहले अगर मैं ध्यान से आपको बताऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन लेफ्ट में 2 है, राइट में 1 है। आप केवल मल्टीप्लीकेशन का इस्तेमाल कीजिएगा। अगर इस 1 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना रिजल्ट आएगा, 2 1 जा 2, तो कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इधर भी 2 और इधर भी 2। एक एक एटम को बैलेंस करने की कोशिश करनी है तो यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप लोग यहाँ पे ऐसे लिखना चाहे H2 अगर आपका Cl2 के साथ रिएक्ट करता है और मेरे को क्या करना है, हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, HCl है, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन को मैंने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से। अब इस रिएक्शन को ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन को तो 2 से मल्टीप्लाई किया लेकिन क्लोरीन के साथ भी 2 आ रहा है। इसका मतलब क्लोरीन के एटम भी कितने हैं, 2 है और हाइड्रोजन के एटम भी कितने हैं, 2 है। यानी कि यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2, यहाँ पे भी क्लोरीन 2, तो ये रिएक्शन कैसी हो गई माय डियर फ्रेंड्स, आपकी बैलेंस हो गई। क्लियर। तो ऐसे आप लोग ट्राई कर सकते हैं रिएक्शन को बैलेंस करने का। आप इसको टेबल बनाने की आपको फाइनल एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं है, आप सिंपल तरीके से अपनी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आपको रिएक्शन बैलेंस आई होगी समझ में। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं ताकि चीजें आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैग्नीशियम दिया हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन दिया हुआ है। क्लियर। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक क्वेश्चन आता माय डियर फ्रेंड्स कि जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है, अभी मैं क्लास में लेके नहीं आया वरना मैं आपको दिखाता, आपका एक मैग्नीशियम रिबन होता है, उस मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले साफ किया जाता है। क्यों, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, मैग्नीशियम रिबन है उसको बर्न करने से पहले साफ किया जाता है, तो उसका जो कारण है वो यही रिएक्शन है। आपका मैग्नीशियम आपका पड़ा पड़ा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है उसके ऊपर, जो उसके जलने नहीं देती, बर्न
होने में दिक्कत करती है। दैट्स व्हाई पहले उसको घिसा जाता है, उसके ऊपर से मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर है उसको हटाया जाता है, फिर उसको बर्न किया जाता है। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर एक्टिविटी भी है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात बतानी मैं भूल गया, इस वीडियो के बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के बाद मैं आपको तमाम एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स और इंटेक्स प्रॉब्लम करवाने वाला हूं, स्पेशल वीडियो आएगा। फिर हम इसके बाद एक वीडियो लेके आएंगे जहां पे हम बात करेंगे आपकी तमाम एक्टिविटीज के बारे में। ऐसे ये सीरीज चलती रहेगी। क्लियर? तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जाए मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्लियर? तो मैग्नीशियम रिबन वाला बहरहाल अब यहाँ पे अपनी जो काम की बातें हैं उनको करते हैं। एलिमेंट्स का कॉलम हो गया, लेफ्ट हैंड साइड का हो गया, राइट हैंड साइड का हो गया। यहाँ पे RHS लिख देता हूं, यहाँ पे LHS लिख देता हूं, यहाँ पे आपके एलिमेंट का नाम हो जाएगा। कितने एलिमेंट है? 2 ही एलिमेंट है। पहला आपका मैग्नीशियम है, दूसरा आपका ऑक्सीजन है। मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 सिंगल आइटम है, सॉरी, तो आप 1 लिख देंगे। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी कितना है? 1 है। इसका मतलब ये तो बैलेंस है। क्लियर? अब यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ पे कितना है? आपका 1 है। अब हमें किसको बैलेंस करना पड़ेगा? हमें बैलेंस करना पड़ेगा इसको। ये तो बैलेंस है ऑलरेडी, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन वाली साइड को कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? आपकी मैग्नीशियम थी, राइट हैंड साइड में आपको आपने क्या किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका ये आपका प्रोडक्ट था। ऑक्सीजन वाली साइड को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 2 से। अब देखना ध्यान से, आपका ऑक्सीजन तो 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हो गया, ऑक्सीजन 2 यहाँ पे हो गया, बैलेंस हो गया। लेकिन मैग्नीशियम के साथ भी 2 आ गया। क्लियर? यहाँ पे क्या आ गया? मैग्नीशियम के साथ भी 2, लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम कितना है? 1, इसलिए इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। यानी कि ये बैलेंस रिएक्शन क्या रहेगी? 2Mg आपका O2 के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा? 2MgO। क्लियर? ये आपकी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन रहने वाली है इन दिस पर्टिकुलर केस। क्लियर? तो बहुत आसान है, आप लोग सिंपल टेक्निक का इस्तेमाल करके केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है? जस्ट मल्टीप्लिकेशन का गेम है, नथिंग मोर। एक और एग्जांपल करते हैं, प्रैक्टिस CBSE 2020 का क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल है। क्या पूछा गया है? यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ एटम्स को मिस किया गया है, एक्स को हटाया गया है और वाई, यानी कि यहाँ पे 2 मल्टीप्लिकेशन होगी, एक्स और वाई की वैल्यू को आपको निकालना है। अब क्या करना है? आपको वैसे ही एक टेबल बनाना है जिसमें नंबर ऑफ एटम्स को आप लोग लिखेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पे आपको क्या करना है? एक टेबल बनाना है, नंबर ऑफ एटम्स को आप लोग लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को आप लोग मेंशन करेंगे, राइट हैंड साइड को यहाँ पे RHS लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? LHS देता हूं और यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिख देता हूं। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए, पहला आइटम सोडियम है, इसलिए मैंने पहली कॉलम सोडियम का बना दिया। फिर आपका दूसरा ऑक्सीजन है, इसलिए ऑक्सीजन लिख दीजिए। फिर आपका हाइड्रोजन है, इसलिए हाइड्रोजन लिख दीजिए। फिर आपका एल्यूमिनियम है, इसलिए एल्यूमिनियम लिख दीजिए। ऑक्सीजन हो चुका है। अब ध्यान से देखना मेरी बात, सोडियम यहाँ पे 2 एटम है, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं? 2 लिख दिया। यहाँ पे सोडियम आपका देखिए, यहाँ पे आपका केवल Na है। क्लियर है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आपका Y है। यहाँ पे क्या है? आपका Y है। क्लियर? ध्यान से समझिएगा मेरी बात, यहाँ पे क्या है? Y है। यानी कि क्या करे कि सोडियम 2 हो जाए? तो डेफिनेट सी बात है, अगर मैं इस Y की जगह 2 लगा दूं, यहाँ पे मैं क्या कर दूं? 2 लगा दूं, तो ये क्या बन जाएगा? 2NaLO2। ठीक है ना? ये ऐसे बन जाएगा। एक बार के लिए आप लोग समझ लीजिएगा, क्या बन गया? 2NaLO2। क्लियर है? तो यहाँ पे बैलेंस हो गया है। अब एक बार ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? देखिए, 2 तो ये हो गए, 3 ये हो गए। ऑक्सीजन के एटम कितने हो गए? 5। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? आपका 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गई, 1 ये हो गई, कितना हो गया? टोटल 5 हो गया। क्लियर? अब यहाँ पे हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन 2 एटम यहाँ पे है, तो 2 मैंने यहाँ पे लिख दीजिए। और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है ऑलरेडी, तो कितना हो गया? आपका 2 हो गया। अब बचा कौन? आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम यहाँ पे कितना है? Al2 है। क्लियर? यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है? 2 है। और यहाँ पे एल्यूमिनियम कितना है? सिंगल है। एल्यूमिनियम यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है? आपका सिंगल है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे एल्यूमिनियम सिंगल नहीं है, यहाँ पे भी 2 है, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, क्योंकि एल्यूमिनियम यहाँ पे भी कितना है? 2 है। अब सिर्फ हुआ क्या? हुआ ये है कि यहाँ पे मैंने Y को अगर 2 पुट कर दिया, Y की वैल्यू अगर आपने 2 पुट की तो पूरी की पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन यहाँ पे X की वैल्यू भी आपको कितनी पुट करनी पड़ेगी? 1, क्योंकि X की जगह अगर आप लोग कुछ भी और पुट करते हैं तो रिएक्शन अनबैलेंस हो जाएगी। क्लियर? तो बिल्कुल सिंपल टेक्निक थी माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। यानी कि आपकी बैलेंस रिएक्शन क्या आ जाएगी? बैलेंस रिएक्शन आ जाएगी आपका 2NaOH रहेगा। इसको हमने रिएक्ट कराया है माय डियर फ्रेंड्स से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ, Al2O3 के साथ, एंड आपको प्रोडक्ट क्या मिला है? आपको प्रोडक्ट मिला है 2NaAlO2 और प्लस में आपको क्या मिला है? H2O, वाटर मिल गया। क्लियर? तो ऐसे आप लोग क्या कर सकते हैं? इसको बैलेंस करा सकते हैं। दैट्स इट, इससे ज्यादा डिफिकल्ट कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं,
ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स बताने हैं, ए की वैल्यू कितनी आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू कितनी आएगी। मेरे को कमेंट बॉक्स में हर एक बच्चा बताएगा जो भी इस वीडियो को देख रहा है कि इसका आंसर क्या आएगा। क्लियर? नहीं आता है तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हम और टेक्निक्स लेके आएंगे, कुछ ट्रिक्स भी हैं जिनकी हेल्प से हम लोग केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका माय डियर फ्रेंड्स यही रहता है जहां पे मैंने कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करोगे तभी चीजें आपको समझ में आएगी, रादर देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स ये वाला पहला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा कि सर हमारा जो बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन का प्रोसेस है वो क्या रहने वाला है। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। यहाँ पे 5 6 7 तरीके की रिएक्शन होती हैं जिनको आपको पढ़ना है, जहां से एक जो रिएक्शन है हमेशा एग्जाम में आती है। क्लियर? यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊं 100% अगर आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कर लीजिएगा, रिडॉक्स रिएक्शन को, रिडॉक्स रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे तो रिडॉक्स बन जाएगा। रिडॉक्स रिएक्शन के ऊपर अलग से मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है, जरूर देखिएगा। रिडॉक्स रिएक्शन पिछले 10 सालों से एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। तो टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करूं तो देयर आर 7 टाइप ऑफ द रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड एक और रिएक्शन होती है जिसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है। क्लियर? अब वन बाय वन करके समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स कौन सी रिएक्शन कहां पे काम आती है। देखिए नाम से आपको पता चल रहा है कि पहली रिएक्शन का नाम क्या है। पहली रिएक्शन का नाम है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब जुड़ाव। जब आपके रिएक्टेंट यानी कि आपका जुड़ना किसे कहते हैं, मेरे पास 2 अलग अलग टुकड़े थे, मैंने उनको आपस में चिपका दिया तो मेरे को रिजल्ट कितना मिला, 1 मिला। दिस इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? जिसमें 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट मिल करके एक में कन्वर्ट हो जाए, इसको क्या बोलते हो, कॉम्बिनेशन। अगर इसका उल्टा कर दे, एक रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में बदल जाए तो वो बनेगी डिकम्पोजिशन। कमॉन, क्या बनेगी, डिकम्पोजिशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट कंबाइन एंड गिव्स अ सिंगल प्रोडक्ट, वन प्रोडक्ट। उसको क्या बोलते हो माय डियर फ्रेंड्स, उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। और मैंने बताया था हीट के केस में 2 तरीके से क्लासिफाई करते हो, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंड जर्नली आप लोग ये याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। जब भी एटम्स कंबाइन होते हैं तो हीट रिलीज होती है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? तो पहली रिएक्शन कौन सी होगी माय डियर फ्रेंड्स, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ एग्जांपल आपको जरूर दूंगा, एग्जाम में एग्जांपल के साथ पूछा जाता है। देखिए आपने क्या किया, ये कैल्शियम ऑक्साइड लिया, चूना, चूना कली जिसको करते हैं, और पानी मिलाते हैं तो गर्म होता है, हीट, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ ना। अब हुआ क्या कि चूना वाटर के साथ रिएक्ट किया, कैल्शियम ऑक्साइड है वाटर के साथ रिएक्ट किया, ये आपका रिएक्टेंट नंबर 1, ये आपका रिएक्टेंट नंबर 2। आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट मिले तो वो रिएक्शन क्या कहलाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बस आसान है, बिल्कुल सिंपल है, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, आप कोई भी लकड़ी को जलाते, कोयला जलाते हैं तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन के साथ रिएक्ट करती है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, 2 रिएक्टेंट से सिंगल प्रोडक्ट बना। दैट्स व्हाई ये कैसी बनी, आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर इसका उल्टा कर दे तो वो बन जाएगी माय डियर फ्रेंड्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेनेवर अ सिंगल प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू द 2 और मोर देन 2 सिंगल रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू द 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग, उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हो। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स जर्नली ये एंडोथर्मिक होती है, हीट आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है, एटम को तोड़ने के लिए हीट प्रोवाइड की जाती है। क्लियर? अब आगे देखिए, यहाँ पे आई होप कि आपको समझ में आएगा। जब एटम टूटते हैं, हुआ क्या, सिंगल प्रोडक्ट था, 2 या 2 से ज्यादा सिंगल रिएक्टेंट था, सॉरी मैं बार बार वो गलती कर रहा हूं, सिंगल रिएक्टेंट था, किस में कन्वर्ट हो गया, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट में। अब उसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, 3 अलग अलग तरीके से एनर्जी दे सकते हो। पहला आपका होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स हीट। जब आप लोग हीट प्रोवाइड करते हो तो क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन। जब आप लोग सनलाइट का इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे मेरी बात ध्यान से समझिएगा, क्या बोला मैंने, सनलाइट का इस्तेमाल करते हो तो वो क्या होता है, फोटोलायोटिक डिकम्पोजिशन। और जब आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हो तो उसको बोलते हो आप लोग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेरा मतलब है करंट से। क्लियर है? ये क्या हो गया आपका करंट, तो इसको बोलते हैं आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एटम
एटम टूटेगा, एनर्जी चाहिएगी, 3 फॉर्म में दे सकते हो, थर्मल डिकम्पोजिशन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। एक एक एग्जांपल जरूर याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाता है। थर्मल डिकम्पोजिशन का एग्जांपल है, कॉपर कार्बोनेट को हीट कर देंगे तो कॉपर ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक होगा। सिंगल रिएक्टेंट था, मल्टीपल प्रोडक्ट्स में टूट गया, दैट्स व्हाई ये क्या होगी, डिकम्पोजिशन। हीट का इस्तेमाल किया है, कॉपर कार्बोनेट को हीट किया तो कॉपर ऑक्साइड और किस में टूट गया, कार्बन डाइऑक्साइड में, दैट्स व्हाई ये क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। अच्छा, सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में लेके आते हो ना तो सिल्वर अलग हो जाता है, क्लोरीन अलग हो जाता है, डिकम्पोजिशन हुआ, दैट्स व्हाई इसको क्या बोलते हो, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। आगे है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, करंट पास करना पड़ता है, वाटर के अंदर से करंट पास कर दो, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, ऑक्सीजन गैस अलग हो जाएगी। बहुत आसान से आसान एग्जांपल मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं ताकि आप लोग उसको जल्दी से मेमोराइज कर पाओ और समझ भी पाओ। क्लियर है? तो टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उम्मीद करता हूं आपके जहन में बैठ गया होगा। कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का उल्टा होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन जनरली एक्सोथर्मिक होती है, डिकम्पोजिशन जनरली एंडोथर्मिक होती है। डिकम्पोजिशन को 3 पार्ट में ब्रेक किया है, 3 तरीके में क्लासिफाई किया है, थर्मल, फोटोलाइटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। अब आता है आपका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसको बोलते हो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे था, मैं यहाँ से हट के कहीं और चला गया, मेरी जगह कोई और आ गया, इनकी पोजीशन लेना, इसको क्या बोलते हो, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन में देखिए कोई भी एक ए एलिमेंट था, वो एक सी डी कंपाउंड के साथ रिएक्ट किया, क्योंकि ए इससे ज्यादा रिएक्टिव था तो ए सी की जगह आ गया, ए बाहर हो गया, तो क्या बन गया, ए डी और सी हो गया आपका बाहर। क्लियर है? तो इस तरीके की जो रिएक्शन होती है ना उसको बोलते हैं आप लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक प्लेस ऑफ एन अनदर एलिमेंट, यानी कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह ले लेता है, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, उस रिएक्शन को बोला जाता है माय डियर फ्रेंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर? उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। व्हेनेवर एन एलिमेंट टेक प्लेस द पोजीशन ऑफ एन अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। मैंने बताया था ये हमने कलर चेंज वाली रिएक्शन ली थी, यहाँ पे आयरन के टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया है, आयरन मतलब लोहा, यहाँ पे आयरन के टुकड़ों का इस्तेमाल किया, कील पड़ी हुई है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, क्योंकि आयरन कॉपर के मुकाबले ज्यादा रिएक्टिव है तो आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर बाहर हो जाएगा, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बनता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा एलिमेंट कम रिएक्टिव है? इसके लिए आपको याद रखनी है ये रिएक्टिविटी सीरीज, हम आने वाले चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी आप लोग एक बार इसको याद कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा रिएक्टिव पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, लास्ट में गोल्ड और सिल्वर है। ठीक है ना? तो ये सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट्स है, तो इसके बारे में हम लोग इत्मीनान से एक चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के केस में। लेकिन फिर भी आप लोग याद करिएगा कि यहाँ पे आयरन किससे ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, दैट्स व्हाई ये इसको रिप्लेस कर देगा। देखिए आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है और ऊपर रिएक्टिविटी बढ़ रही है, तो आयरन कम रिएक्टिव, दैट्स व्हाई इसको डिस्प्लेस कर देगा, आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाता है। इस तरीके की रिएक्शन माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, जिंक की अगर आप लोग रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो बताओ मेरे को क्या आएगा, इसका रिजल्ट आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है। क्लियर? तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा रिएक्टिविटी सीरीज का पूरा क्या फंडा होता है। अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में आयंस की पोजीशन एक्सचेंज होती है, वहां पे डिस्प्लेस हो गया था, यहाँ पे एक्सचेंज होगी, ए की जगह बी आ गया, सी की जगह डी आ गया। जैसे ध्यान से समझिएगा, ए ने किसकी पोजीशन ले ली, यहाँ पे ए की, यहाँ पे देखो ए और बी रिएक्ट किया सीओडी। क्लियर है? ए और बी रिएक्ट किया सीओडी, ए की जगह कौन आ गया, सी, और आपका सी किसके साथ चला गया, ए की जगह। ठीक है? तो ए डी और प्लस में क्या बन गया, सी बी। पोजीशन ऑफ आयन क्या होती है, एक्सचेंज होती है, उसको क्या बोलते हो आप लोग, बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयंस जहां पे होता है। क्लियर है? इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर? छोटी सी रिएक्शन थी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, बैरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, बैरियम सोडियम की जगह ले लेगा, सोडियम बैरियम की जगह ले लेगा, एक्सचेंज पोजीशन हो जाएगी, तो बैरियम सल्फेट बन गया और सोडियम क्लोराइड बन गया, दैट्स इट। क्लियर?
तो बहुत आसान सी बातें थी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाए हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद लास्ट रिएक्शन है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, उसको क्या बोलते हो, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ये पेपर में आएगा, 100% कंफर्म रिएक्शन है, यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मेक श्योर करके इसके लिए मैंने सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो बनाया, इसको देखिए, देख करके लर्न कीजिए, लर्न करके अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये जो कॉन्सेप्ट था सारा समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा, दोनों पार्ट्स आप लोगों ने एंजॉय किए होंगे। वीडियो अगर 1% भी अच्छा लगा तो यार प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक मैं तो ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।